तुम्हारी शर्त मंजूर है। भाग 1। मैं इस राज को कब तक अपने दिमाग में रखता हूँ, लेकिन भाभी आपको देखकर लगता नहीं कि आप इस कदर। मैं तो आपको बहुत सीधी सादी समझता था, और आप लगती भी थी कुछ ऐसे ही हैं, लेकिन आपने कैसे कैसे गुल अपनी जमाने में खिलाए हुए हैं। आप देखें कैसे पर्दे उठ रहे हैं और कैसे भेद खुल रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप मेरा एक काम कर दोगी तो मैं यह राज किसी को भी नहीं बताऊंगा। लेकिन इसके लिए आपको मेरी एक शर्त पूरी करनी पड़ेगी। मैं इतनी ज़्यादा डर गई थी और इतनी बड़ी मुसीबत में फंस गई थी कि मैं उसकी सारी शर्तें मानने के लिए हामी भर दी। मैंने उसे कहा कि मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, क्योंकि मेरे दिमाग में तो यही था कि वो मुझसे पैसे मांगेगा या कोई कीमती चीज़। इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाई कि शंकर तुम्हें तो कुछ चाहिए, मुझे बताओ, मैं तुम्हें दे दूंगी। मेरी इन जुड़े हुए हाथों की तरफ देखो। भगवान के लिए किसी को नहीं बताना। जी, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन इस शर्त को पूरा होने के बाद, और वो शर्त मैं आपको परसों ही बताऊंगा। मैंने कहा, आज ही बता दो, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी इस काम में और ज़्यादा देर हो। अरे भाभी, मैं आज बहुत ज़रूरी काम से बाहर जा रहा हूँ। परसों तुम्हें ज़रूर बता दूँगा, या कल आप इतनी बेचैनी न हो। यह कहकर वह बाहर चला गया और मुझे पूरी रात के लिए टेंशन में छोड़ गया। खैर, मैं हिम्मत करके, मेरा नाम गरिमा है और मेरी उम्र 22 साल है। मेरे पति दूसरे शहर जाकर रहते थे। जब उन्होंने खासकर मुझसे बोला कि मेरे छोटे भाई का ख्याल रखना, वह सिर्फ 12 साल का था, मैं मान गई। अब मैं उसे रोज़ स्कूल छोड़ने जाती और लेने भी आती, और रात को वो मेरे ही कमरे में सोता। जब एक दिन मेरी मुलाकात उसके सर से हुई तो मैं यह देखकर डर गई कि वह मेरा पुराना आशिक था। मैं घर वापस तो आ गई, लेकिन यह बात तो मेरे देवर को पता चल गया, और वह अब मुझे बार बार ब्लैकमेल करता कि वो भाई को बता देगा।
अगर मैं उसकी एक शर्त पूरी नहीं की तो मैं समझी कि वो मुझसे पैसा मांगेगा या कोई चीज़। लेकिन मेरी जान निकल गई जब उसने मुझसे कहा, मेरी शादी को अभी चौथा महीना हुआ था। ज़िंदगी बहुत ज़्यादा खुशी खुशी गुजर रही थी। मेरे घर में हम सिर्फ 3 ही लोग थे, मेरा पति और मेरा देवर। एक दिन मेरे पति को जॉब के सिलसिले से बाहर दूसरी शहर जाना पड़ा और वह मुझसे कहकर गया कि मेरे भाई का ख्याल रखना। और मैं अपने मोहब्बत का इम्तिहान दिया और मैं अपने देवर का बहुत ख्याल रखती थी क्योंकि वह बच्चा सा था और मुझे शुरू से बच्चों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। मैं उससे खुद स्कूल छोड़ने आती और फिर छुट्टी के वक्त खुद इसे लेकर आती। स्कूल मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं था। मुझे आने और जाने में बस 20 मिनट का समय लगते थे। लेकिन मैं इस बात से हैरान थी कि ये बड़ा हो रहा है। लेकिन मेरे पति को न जाने क्या परेशानी थी। वो यह बात समझते ही नहीं थे कि उनके भाई को जब बड़ा हो जाना चाहिए, खुद अपना ख्याल रखना चाहिए। लेकिन वो यह बात समझते ही नहीं थे कि मेरा भाई अब बड़ा हो गया है, उसे खुद अपना ख्याल रखना चाहिए। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता था कि उन्हें किसी से कोई खतरा है, तभी वो भाई को ऐसे छुपा छुपा कर रखते हैं। लेकिन मैं इस बात पर कोई ज़्यादा बहस नहीं की और फिर अपने पति का ख्याल रखते हुए मैंने भी अपने देवर का ख्याल ऐसे ही रखना शुरू कर दिया जैसे मेरे पति रखते थे, जैसे वह कोई छोटा बच्चा है। मैं जब एक दिन उसी स्कूल छोड़ने गई तो कोई कोई सम्राट सा इंसान अंदर स्कूल में जा रहा था। उसे देखकर तो मेरे पैरों तले जमीन निकल गई क्योंकि वह कोई और नहीं, वो तो मेरा पुराना आशिक था। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? ये यहाँ कैसे? यह तो मर चुका था कुछ साल पहले। तो फिर यहाँ कैसे? यहाँ जिंदा सलामत मेरी सामने कैसे खड़ा है? मैं तो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गई थी। यह सब कैसे हो गया? मैं तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी और उसकी मुलाकात यहाँ यूं ही ऐसे बीच रास्ते में हो जाएगी। जिंदगी के ऐसे मोड़ पर मेरे सामने ऐसे कैसे आ सकते हैं? ओ, मुझे इस तरह से कैसे मिल सकता है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। वो तो एक हाथ
हादसे में इस दुनिया से मुझे इससे आगे कुछ सोचा ही नहीं गया। और शंकर मतलब कि अपने देवर को लेकर अपने घर आ गई। और जब मैं घर आई तो मेरे पसीने छूट गए थे। शंकर मेरे पास आया और आकर पूछने लगा कि भाभी तुम्हें क्या हुआ है। जब मुझसे पूछ रहा था तो उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। मैं जल्दी से अपना चेहरा नीचे कर लिया ताकि उसे मेरे राज पता नहीं चले जाए। वह अभी तक मेरे पास ही खड़ा था। उसने मुझे पानी दिया। मैंने उसके हाथ से पानी का गिलास ले लिया, लेकिन जैसे ही मेरी नज़र उसके चेहरे पर पड़ी तो मेरे हाथ से पानी का गिलास दूर जा गिरा, क्योंकि शंकर के देखने का अंदाज़ा बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि मैं यह समझूं कि यह कोई 12 साल का लड़का है। वह बहुत ही ज़्यादा प्यासी नज़रों से मुझे देख रहा था। मैं इतनी ज़्यादा बेचैन हो गई कि मैं उसका हाथ बाजू से पकड़कर उसके कमरे से बाहर निकाल दिया और अपने कमरे में कुंडी लगा दी। मैं जब बेड पर बैठी हुई थी तो मेरे जिस्म कांपने लगे। मुझे एहसास दिलाए कि मैं तो बहुत बुरी तरह से कांप रही हूँ। मेरे लिए यह बात बर्दाश्त से बाहर थी कि मैं एक 12 साल के लड़की से इस कदर डर गई हूँ। लेकिन मैं क्यों डर रही हूँ? मैं कोई जुल्म नहीं किया है। मैं इस तरह से क्यों डरूं? मैं अपने दिल में खुद ही सोचा और फिर खुद ही अपने दिमाग से डर निकाल कर फेंक दिया। फिर यह सोचकर मुझे परेशान करने लगी कि आखिर क्यों क्यों मैं उससे इतना घबरा रही हूँ। मैं अपने दिल को थोड़ी तसल्ली दी और फिर मैं कमरे में बाहर निकल गई। शंकर भी घर से बाहर निकल चुका था। मैंने हिम्मत किया और मैं घर के कामों में लग गई। अब घर में जब 2 ही लोग हों तो क्या ही काम होगा, बिल्कुल थोड़ा सा। मैंने अपने अतीत एक बात को याद किया और सोचा कि मेरे पिता सही कहते थे कि जहाँ पर सिर्फ 2 लड़के हों उस घर में अपनी बेटी की शादी कभी मत करो। लेकिन मेरी मम्मी ने एक नहीं मानी थी और मेरी शादी यहाँ पर कर दी थी। अब मुझे अपने पापा की वो बात बहुत ज़्यादा याद आती कि काश पापा इस बात को उस वक्त किसी ने समझाया किया होता तो आज हालात बिल्कुल अलग होती। मेरी शादी
जब आकाश से हुई तो मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे और अब तक रखते आए थे। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, घर के हालात को देखते हुए उन्हें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी थी, जिसकी वजह से वो पहले वाली नौकरी छोड़ चुके थे और अब उन्हें जब दूसरी नौकरी ज्वाइन कर ली थी तो ज्वाइन करे हुए कुछ ही दिन हुए थे और उन्हें शहर से बाहर जाना पड़ा। लेकिन वो जब शुरू में शहर से बाहर जाते थे तो वो जल्दी ही घर वापस आ जाते थे। वो हर रात को वापस आ जाते थे, लेकिन इस बार उन्हें कुछ ज़्यादा दिनों के लिए जाना था। इसलिए मुझे कुछ डर सा लगा। पहले तो मैं उनसे यही कहा कि जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा कि जाना तो ज़रूरी है, क्योंकि यह मेरी पक्की नौकरी तो नहीं है जिसके लिए मैं उन्हें मना भी कर सकूं। इसलिए मुझे हर हाल में जाना पड़ेगा। मैं क्या कर सकती थी? अब तो मम्मी इस दुनिया में नहीं थी जो उनको अपने पास बुला लूं। भाभी और बहनें सब अपने अपने घरों में बिजी थी। अब मैं किसको अपने पास बुलाती? इसलिए मैं चुप करके अपने पति का इंतज़ार करने लगी। लेकिन मुझे क्या पता था कि वो कुछ दिन शहर से बाहर गुजारेंगे तो मेरी ज़िंदगी इतनी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। एक दिन अपने देवर स्कूल छोड़ने गई तो वह वहीं पर खड़ा था और मुझे देखता रह गया। यह बात मेरे देवर ने नोट कर ली थी। मैं जल्दी से स्कूल के अंदर गई, क्योंकि आज मेरे देवर के स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग थी। अब बेचारी मेरी सास तो थी ही नहीं, इसलिए मैं उसकी माँ की सूरत में उस स्कूल वालों से मिलने के लिए चली गई। जैसे ही मैं मीटिंग रूम में अंदर गई तो मेरे बिल्कुल सामने बैठा हुआ था उसकी नज़र मुझ पर पड़ी तो वह जल्दी से खड़ा हो गया। उसके चेहरे की मुस्कुराहट तो वही थी जो कुछ साल पहले थी। सब कुछ वैसे ही था। वो बिल्कुल भी तो नहीं बदला था, सिवाय इसके कि अब उसके चेहरे पर थोड़ी उदासी छाई हुई थी। वो बचपन अब नहीं था। मैं जल्दी से चेहरा नीचे कर लिया, लेकिन शायद
देर हो चुकी थी। वो पता नहीं कितनी देर तक मुझे ऐसे ही देखता रहा। तभी शंकर ने उसे सर कहकर उसका ध्यान मेरी तरफ से हटा दिया। उसने बोला, सर ये मेरी भाभी हैं। शंकर ने मेरा इंट्रो करवाया। वह थोड़ा होश में आया और बहुत इज्जत के साथ मुझसे बात करने लगा। मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज थी। पता नहीं क्यों मैं फिर से अपने अतीत में जा चुकी थी। शंकर ने उसकी नज़र से पता नहीं क्या से क्या समझ लिया था। मैंने बस थोड़ी बहुत बात की और फिर शंकर से कहा कि आप घर चलो, घर में काफ़ी काम है। लेकिन पता नहीं कब उसके सर ने हमारे लिए खाने पीने का सामान मंगवा लिया। शंकर खाता जा रहा था और कहता जा रहा था, वो भाभी आप मेरे साथ रोज़ आ जाया करें। सर ने तो आज बहुत मौज करवा दी है। मैं हिम्मत करते हुए सिर्फ 2 निवाले लिए और फिर उठकर बाहर आ गई। शंकर काफ़ी देर तक बाहर आया। उससे पहले उसका वही सर मेरे पीछे आ गया था। मैं तो खुद से पहले ही बचती हुई आ रही थी। मैं जल्दी से ऑटो में बैठकर शंकर को इशारा किया, जो अपने दोस्तों के साथ खड़ा हुआ था। हम लोग घर वापस आ गए। घबराहट की वजह से मुझे सांस लेने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी। शंकर घर आ गया और कहने लगा, अच्छा तो भाभी क्या चक्कर था? इस बात का मैंने उससे कहा, क्या बात है शंकर, किस बारे में बात कर रहे हो? तो उसने कहा, अरे मैं तो सर किशन के बारे में बात कर रहा था। कितने अच्छे हैं ना, आप जानती हैं उन्हें पहले से? मैंने कहा, नहीं नहीं, मैं तो नहीं जानती उनको। मेरा तो उनसे दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा अच्छा भाभी, रिलैक्स, क्यों इतनी ज़्यादा घबरा रही हैं? मैंने कहा, मैं तुम्हारे भाई की वजह से परेशान हूँ। वो पता नहीं कब वापस आएंगे। मैं बहुत फिक्र से कहा और हाथ में पड़े गिलास की थरथराहट की वजह से वो महसूस हो रहा था। बात करने के बाद वो मुझ पर ताने कसते हुए हंसा और कहने लगा कि भाई यहाँ नहीं है तो क्या बात, सर किशन तो है ना? उसने ऐसा इसलिए कहा ताकि मैं यह समझ सकूं कि वह हर बात
जान चुका है। मैं इतनी ज़्यादा डर गई कि मैं उसके आगे हाथ जोड़ दिए कि भगवान के लिए किसी को भी मत बताना। उसने कहने लगा कि यह तो मुझ पर है न कि मैं इस राज को कब तक अपने दिमाग में रखता हूँ। लेकिन भाभी, आपको देखकर लगता नहीं कि आप इस कदर। मैं तो आपको बहुत सीधी साधी समझता था और आप लगती भी कुछ ऐसे ही थी। लेकिन आपने कैसे कैसे गुल अपनी ज़माने में खिलाए हुए हैं। आपको देखकर कैसे पर्दे उठ रहे हैं और कैसे भेद खुल रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप मेरा एक काम कर दोगी तो मैं यह राज किसी को भी नहीं बताऊंगा। लेकिन इसके लिए आपको मेरी एक शर्त पूरी करनी पड़ेगी। मैं इतनी ज़्यादा डर गई थी और इतनी बड़ी मुसीबत में फंस गई थी कि मैं उसकी सारी शर्त मानने के लिए हामी भर दी। मैंने उसे कहा कि मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, क्योंकि मेरे दिमाग में तो यही था कि वो मुझसे पैसे मांगेगा या कोई कीमती चीज़। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाई कि शंकर, तुम्हें तो कुछ चाहिए, मुझे बताओ, मैं तुम्हें दे दूंगी। मेरे इन जुड़े हुए हाथों की तरफ देखो। भगवान के लिए किसी को नहीं बताना। जी, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन इस शर्त को पूरा होने के बाद, और वो शर्त मैं आपको परसों ही बताऊंगा। मैंने कहा, आज ही बता दो, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी इस काम में और ज़्यादा देर हो। अरे भाभी, मैं आज बहुत ज़रूरी काम से बाहर जा रहा हूँ। परसों तुम्हें ज़रूर बता दूँगा या कल। आप इतनी बेचैनी न हो। यह कहकर वह बाहर चला गया और मुझे पूरी रात के लिए टेंशन में छोड़ गया। खैर, मैं हिम्मत की और अपने काम में लग गई। इसी पल आकाश का काल आ गया और मेरा जिस्म बहुत बुरी तरह से कांपने लगा। मुझे लगा कि शायद शंकर उसे सब कुछ बता दिया। बहुत देर तक रिंग बजने के बाद मैंने उसकी कॉल नहीं उठाई और वह बोल बोल कर खुद ही बंद हो गया। शंकर पूरा दिन बाहर घूमने फिरने के बाद घर वापस आया तो मैं उसका इंतज़ार ही कर रही थी। वह मुझसे कहने लगा कि भाभी, शर्त तो मैं परसों ही बताऊंगा और मैंने अपने दोस्तों के साथ बाहर खाना खा लिया है। इसलिए आप जाकर अपने कमरे में सो जाएं। भाभी कल या परसों आ जाएंगे।
सो जाए, भाई कल या परसों आ जाएंगे। वह इस तरह एक्सप्रेशन से कह रहा था कि मैं उसकी उम्र और उसके स्वभाव का अंदाजा कर नहीं लगाई थी। मैं अपने कमरे में चली गई और रात भर टेंशन में ही रही। न मैं ढंग से खा सकी और न ही पी सकी। न जाने मुझे ऐसा क्यों लग रहा था कि साथ वाले कमरे में कोई बात कर रहा है। हमारे घर में सारे कमरे ऐसे ही थे, बराबर बराबर। मुझे आवाज़ पहले और ज़्यादा आने लगी थी। मैं तो अपनी कमरे का दीवार के सुराख से बातें सुनने की कोशिश की। मेरे पैरों तले तो ज़मीन निगल गई, क्योंकि साथ वाले कमरे में मेरा देवर एक औरत के साथ चिपक के बैठा हुआ था। वह औरत उसके ज़्यादा करीब थी और वो उसकी कान में बार बार कोई बात कह रही थी। यह सिलसिला काफ़ी देर तक चलता रहा। पहले तो मेरा दिल करा कि जाकर इसका हाथ पकड़कर इसके मुंह पर इतने थप्पड़ मारूं कि गिन न सके। लेकिन फिर अगले ही पल यह सोचकर परेशान करने लगी कि शंकर बहुत ज़्यादा तेज है। यह न हो कि मेरे जाने से पहले यह इस औरत को इधर उधर छुपा दे और फिर अपने किए को माने ही नहीं, कहे कि मैंने तो कुछ नहीं करा। इसलिए मैंने एक दो दिन इंतज़ार करने को सोचा कि मैं इसे अगर दोबारा इस हालत में देखा तो फिर मैं कभी भी माफ़ नहीं करूँगी। खैर, बहुत ही मुश्किल से यह रात गुजरी। कल गुड फ्राइडे था, इसलिए उसको स्कूल नहीं जाना था। उसके स्कूल की छुट्टी थी। इसलिए मैं भी बेफिक्र से सोई रही थी। लेकिन जैसे ही याद आया तो मैं जल्दी से उठी और जाकर शंकर को जगाया। वो एकदम हड़बड़ा के उठ गया और कहने लगा कि भाभी, कम से कम छुट्टी वाले दिन तो मुझे आराम से सोने दिया करें। वो मैं कह रही थी कि मैं गरम गरम नाश्ता बनाने जा रही हूँ, तुम भी खा लो। वो मेरे चेहरे की तरफ देखने लगा, फिर भी मुझसे बिना कुछ कहे मेरे पीछे पीछे किचन में आ गया। वह स्टूल पर बैठा और साथ ही जमाई ऊपर जमाइयाँ लेने लगा। मैंने उससे कहा, क्या बात है, रात भर सोए नहीं हो क्या? मैं तो एक नॉर्मल सी बात की थी। लेकिन वह मेरी बात का गलत मतलब ले लिया और कहने लगा कि भाभी, रात को जागना तो आपका काम है, किसी की यादों में भला मालूम
मासूम बच्चा क्या करेगा? किसी की यादों में भला मासूम सा बच्चा क्या करेगा? रात को जागकर मैं इसकी इस बात पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो गई और फिर और कोई बात न कर सकी। वह बहुत मज़े से नाश्ता करने लगा और जब पेट भर गया तो वह मुझसे कहने लगा कि भाभी मेरी बात सुने, आप यूं ही डर न जाया करें, बहुत अच्छी है आप, और आप मेरी शर्त सुन लीजिए। मैं एक ही शर्त पर भाई को यह बात नहीं बताऊंगा। अगर आप मेरी ये बात मान लें तो। और इसके बाद शंकर ने मुझसे जो कुछ भी कहा वो सुनने की हिम्मत मैं कहाँ से लाई। मैं किसी तरह उसकी बातें सुनी और किसी तरह से वह बात सह सकी। यह तो मेरा भगवान ही जानता है। मैंने कहा, शंकर आखिर तुम इस शर्म क्यों नहीं आई? ये बात करते हुए आंसू मेरी आँखों से तेजी से बह रहे थे। मैंने लगातार उसको देखती जा रही थी कि शायद ये अपनी कही बात पर शर्मिंदा हो जाए या यह समझने की काबिल हो जाए कि ये मेरी भाभी ही नहीं, ये तो मेरी माँ के समान है। मैंने उससे माँ जैसे ही सलूक किया, लेकिन कभी देवर भी भाभी माँ जैसे रिश्ते को समझ सके क्या? वह कभी भी नहीं समझते। इसलिए इस घटिया इंसान ने इतना कम उम्र में इतनी घटिया बात कर दी। मैं उससे कहा, तुम्हें अंदाज़ा भी है कि तुम क्या कह रहे हो? उसने कहा कि हाँ, मुझे अंदाज़ा है कि मैं क्या कह रहा हूँ। मैं वही कह रहा हूँ जो आप सुन रही हैं। अगर आप मेरी बात पर गौर नहीं किया तो आप इसकी जिम्मेदार खुद होंगी। ये बिल्कुल वही बात हुई कि आगे कुआं और पीछे खाई। अगर मैं इसकी बात नहीं मानती तो भी फंसती हूँ, और अगर मान लेती हूँ तो भी मैं ही मरती हूँ। इसलिए बहुत सोच समझने के बाद मैंने यह सोच लिया कि ऐसी ज़िंदगी से तो मौत ही बेहतर है। बेशुमार आंसू मेरे आँखों से बहते हुए मेरे गालों पर निकले और मैं यही कह रही थी कि भगवान मेरी मदद कर दे। मैं क्या करूं? मैं वहीं किचन के स्टूल पर बैठ गई कि आखिर मैं यह शर्त कैसे मानूं? मैं क्या करूं? मैं यह सोच ही रही थी, लेकिन मैं कुछ समझ नहीं सकी। और फिर मेरा खाना भी जल गया और ना मैं नाश्ता कर सकी और ना कुछ, और मैं बस वहीं किचन में बैठी रोती रही। शंकर कहीं बाहर जा चुका था। मेरे दिल इसके लिए नफ़रत ही निकल रही थी। दोस्तों, कहानी का शेष भाग
2 में। यदि कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करना।